नमस्कार सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस के लिए इंडिया जीके के जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, जो कि एचएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं को ही इसमें हम कवर कर रहे हैं, ताकि आगे जो भी एचएससी के द्वारा एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, तो उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उन सभी को कवर कर लेंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन एचएससी के द्वारा रिपीट ही करवाए जाते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो एग्ज़ाम तक लगभग हम सभी प्रीवियस क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा। इससे पहले भी हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी बच्चों का स्नेह मिला था और काफ़ी बच्चों की डिमांड भी थी कि इंडिया जीके कोई नहीं करवा रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से हमें इंडिया जीके कवर करा दीजिए। तो इसलिए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो आज इसका पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर उनको भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की ओर। तो आज बात करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की, कि अभी तक एचएससी के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस तरह की तैयारी आगे करने रहनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, उसके बारे में पूछा है। तो इसमें पूछा है, तो अभी तक तो हम टोटल बात करें तो अभी तक 53 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा चुकी है, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और 51वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वह कौन हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हो जाएंगे, जो कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। अभी बात कर लेते हैं 52वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी BR गवई को इन्हें 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया था। और वही बात करें कि 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, यानी सूर्यकांत को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अभी तक टोटल 53 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा चुकी है, जिसमें 53वें नंबर पर है सूर्यकांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वह हो जाएंगे सूर्यकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि जिगलर नाटा जो कि उत्प्रेरक है, उसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक की बात करें तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहले तो उत्प्रेरक की बात करें तो किसी भी अभिक्रिया को जो गति देते हैं, और यानी उसके बढ़ाने की प्रक्रिया को, यानी जो अभिक्रिया होती है उसे तेज करने का कार्य करते हैं, तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। वहीं बात की गई है कि जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है, तो इसे बात करें तो यह बहुलकीकरण की अभिक्रिया को कंप्लीट करने में मदद करता है। तो यह एथिलीन और प्रोपिलीन को मुख्य रूप से पॉलीथीन और पॉलीपॉलीथीन में इसे तोड़ देता है, और यह एक संवहन उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। बहुलकीकरण की अभिक्रिया को कंप्लीट करने में जिगलर नाटा अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है। तो अनुच्छेद 164 है जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताता है, और बारे में पूछा है कि इसमें कौन सी जानकारी दी गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसके राज्य के राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है। तो यह अनुच्छेद 164 में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है। तो यह जानकारी अनुच्छेद 164 में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हो वो आप सभी को कवर करा सकें। साथ साथ हमने हरियाणा जीके के भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखे हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऐसे मात्रक का उपयोग ऊष्मागतिकी ताप के मापन के लिए किया जाता है। तो इस मात्रक के लिए ऑप्शन दिए हैं कि ऊष्मागति का ऐसा मात्रक कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ऊष्मागति का ऐसा मात्रक केल्विन हो जाता है। वहीं बात करें कि सेल्सियस और फारेनहाइट कौन से तापमान पर एक दूसरे के इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं, तो वह मान होता है -40 डिग्री। तो यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन से यानी कितने डिग्री फारेनहाइट और कितने डिग्री सेल्सियस पर दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो वह होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम चलाया गया है। तो गरीबी कम करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी NRLM, जो कि हो जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसका फुल फॉर्म हो जाती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि 2024 में भारत ने अपने पहले गगनयान मिशन के लिए 4 वायुसेना पायलटों की सूची जारी की है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पूछा है गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें वापस लाना, यही गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें वापस लाना, यह उनका प्राथमिक उद्देश्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है, इसमें पूछा है राज्य विधानमंडलों का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करवाता है। तो राज्य के विधानमंडलीय चुनाव की बात करें तो इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राज्य के विधानमंडलों के चुनाव का आयोजन करवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही उनका चुनाव करवाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने डैश में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में भारत के वास्तविक दर्शन एवं संस्कृति का परिचय पूरे विश्व को दिया था। तो यहाँ पर पूछा है कि जो विश्व धर्म संसद हुई थी जो कि शिकागो में हुई थी, वह कौन सी सन में हुई थी जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो यह पूछा है कि कौन से सन में इसका आयोजन किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी सितंबर में इसका आयोजन करवाया गया था और सितंबर 1893 में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि सितंबर 2024 में अपनी वार्षिक सैन्य परेड के दौरान एक कदम नए और शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन जिसे शाहेद 136B के नाम से अनावरण किया गया था, यह किस देश ने किया था उसके बारे में पूछा है। तो आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B के बारे में पूछा है कि इसका अनावरण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B का अनावरण ईरान सरकार के द्वारा करवाया गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ईरान। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा है कि 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिमी भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था।
तो पूछा है कि 1930 में किसने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसमें कि उत्तर और पश्चिम में एक मुस्लिम राज्य का निर्माण करने का बल दिया था, तो वह कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और उसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा एक प्रसिद्ध भाषण दिया गया था जिसमें उन्होंने उत्तर पश्चिम में भारत के एक मुस्लिम राज्य के निर्माण करने की ओर बल दिया था। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो इसमें पूछा है कि एलआईसी ने अक्टूबर 2024 में क्यूआईपी के माध्यम से किस मूल्य पर 25.96 करोड़ शेयर प्राप्त करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.10% कर ली है। तो एलआईसी के बारे में पूछा है कि उन्होंने कितने रुपए की राशि जो कि शेयर मार्केट में यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है उन्हें अपने मूल्य देकर। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी 57.36 करोड़ रुपए की राशि देकर एलआईसी ने अपनी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिस्सेदारी बढ़ाकर अभी 7.10% कर ली है। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 57.36 करोड़। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा था कि भारतीय सरकार की कौन सी योजना विगत वर्षों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए एक मुफ्त अनुग्रह सहायता प्रदान करेगी, यानी सरकार के द्वारा कौन सी एक उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए योजना चलाई गई है और जो कि उनकी सहायता करेगी, तो उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 यानी खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष की जो सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है उससे जो कि उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष जो कि सहायता अनुदान केंद्र है जो कि भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और जानते हैं कि क्या कुछ पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क के तहत भारत द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों पर फोकस के क्षेत्र पर नहीं है, यानी जो कि IPEF का जो समझौता हुआ है तो उसमें पूछा है कि भारत ने किस समझौते पर ज़्यादा बल नहीं दिया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी सैन्य सहयोग पर उन्होंने समझौते नहीं की है, बाकी उन्होंने IPF की ओवर आर्किंग व्यवस्था पर, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर और स्वच्छ अर्थव्यवस्था पर, इन तीनों पर जोर दिया है, बल्कि उन्होंने अब की बार सैन्य पर इतना सहयोग नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ें और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा कि BCG वैक्सीन खोज के लगभग एक सदी के बाद 2024 में लॉन्च किया गया है M72/AS01E वैक्सीन कैंडिडेट निम्नलिखित में से किस रोग के विरुद्ध प्रभावी है, यानी पूछा गया है कि M72/AS0E यह वैक्सीन कौन से रोग के लिए प्रभावी है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी तपेदिक, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, तो यह वैक्सीन इस रोग के लिए प्रभावशाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस। यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह वैक्सीन कौन सी है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि देश में अंतर्देशीय जल परिवहन जिसे हम IWT को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत डैश जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग में घोषित किया गया है। तो यानी पूछा है कि 2016 के जो राष्ट्रीय जल नियम अधिनियम है उसके तहत कितने जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग में परिवर्तित कर दिया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 यानी 111 यानी 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि उत्तराखंड का
उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्यौहार से संबंधित है? तो यह भी याद रखना है कि उत्तरायणी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। और यह कौन से त्यौहार से संबंधित है, तो उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी यह मुख्य रूप से मकर संक्रांति से संबंधित एक त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मकर संक्रांति, जो कि अभी जनवरी में बनाई जाएगी और उत्तराखंड में इसके लिए उत्तरायणी मेले का भी आयोजन करवाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि खट्टे फलों जैसे रसोई का एक आवश्यक घटक होता है, इनमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो विटामिन सी के रासायनिक नाम के बारे में पूछा है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, एस्कॉर्बिक अम्ल को ही विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करी तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि मुख्य श्रम प्रधान कृषि है तथा उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए उच्च मात्रा में जैव रासायनिक आदानों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। यानी कौन सी ऐसी कृषि प्रधान क्षेत्र है, यानी ऐसी कौन सी कृषि है जो कि श्रम प्रधान है, यानी उसमें ज़्यादा श्रम लगता है और जैव रासायनिक उर्वरक भी और सिंचाई का भी प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो उस कृषि को किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो उस कृषि को हम कहेंगे गहन आजीविका कृषि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, गहन जीविका कृषि के, जिसमें हम श्रम प्रधान यानी श्रम भी ज़्यादा लगती है, जैव रासायनिकों आदानों का भी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और सिंचाई का उपयोग भी ज़्यादा किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, गहन जीविका कृषि के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग 2021 के अनुसार भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा की बात करें जो कि 2021 के अनुसार है, तो वह कितने सेंटीमीटर होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी 119 सेंटीमीटर भारत में औसत वार्षिक दर मापी गई है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में अभी तक औसत 119 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि अनुच्छेद 86 जो कि बाल शिक्षा से संबंधित है को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। तो अनुच्छेद 45 के बारे में पूछा है कि इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी 86वां संविधान संशोधन था जिसके तहत अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया था और इसमें बाल शिक्षा से संबंधित इसमें सुधार किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, 86वां संविधान संशोधन। तो आपको यह भी रखना है कि अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, तो यह बाल शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी उसके बारे में पूछा है। तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और मूल अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की मूल अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, यानी ज़्यादातर अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, मूल रूप से कृषि प्रधान भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि अक्टूबर 2024 में आयोजित अपनी मौद्रिक नीति समिति यानी पीएमपीसी की बैठक में आरबीआई द्वारा FY यानी 5 ईयर प्लान जो 2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान क्या रखा गया था। तो आरबीआई के द्वारा जो कि 5 ईयर 2025 के जो मुद्रास्फीति का अनुमान क्या रखा गया था उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी आरबीआई के द्वारा अपनी मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को और एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था, उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का नारा एक लक्ष्य के रूप में भारत के द्वारा अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 26 जनवरी 1930 को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न में पूछा है कि फरवरी 2024 में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC 2020 में अनुमोदित संशोधन के अंतर्गत रक्षा खरीदने को बढ़ाने के लिए किसका प्रचार किया गया था। तो रक्षा खरीद को बढ़ाने के लिए किसका प्रचार किया गया था, उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी स्टार्टअप और MSME से उन्नत प्रौद्योगिकी खरीद के लिए उन्होंने इसका प्रचार करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी स्टार्टअप और MSME से उन्नत प्रौद्योगिकी खरीद के लिए इसका प्रचार करवाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य का मुख्यालय होने का महत्व रखता है। तो दक्षिण मध्य क्षेत्र कौन सा है रेलवे का, उसके बारे में पूछा है। तो बात करें कि दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी सिकंदराबाद में रेलवे का दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, सिकंदराबाद में। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि HSC के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और इसके साथ आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट आएँ उन सभी को देख पाएँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो थैंक्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।